Good morning, students. Now, welcome back again in our YouTube session. I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay. Now, if you all remembered that the last time we have studied about the movement of air and the air pressure. Okay. What is the meaning of air pressure and how the air pressure will be fluctuate due to the movement of air. Okay. Whenever the wind will be generated, how द एयर प्रेशर विल ऑल्सो गेट फ्लक्चुएटेड। इन सभी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है। और हाँ बच्चों, किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंड। अरे भाई, विंड के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। विंड के अंदर अपलिफ्टमेंट फोर्स होता है। बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लोइंग विंड द रूफ कैन बी फ्लो अवे। जो रूफ होती है वो फ्लो हो सकती है, ठीक है ना। ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली। विंड की वजह से हो सकती है, लेकिन विंड की अपनी क्या प्रॉपर्टी होती है, अपनी क्या खासियत होती है। डैट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। ओके बच्चों, नाउ लेट्स हैव स्टार्ट। विंड हैज़ टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। विंड हैज़ टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। कौन कौन से होते हैं? डायरेक्शन एंड द स्पीड। विंड विल नॉट फ्लो इन एनी डायरेक्शन। विंड का अपना एक डायरेक्शन होता है और स्पीड होता है, ठीक है ना। विंड हैज द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्शन एंड द स्पीड। द डायरेक्शन ऑफ द विंड कैन बी गेज्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द विंड वेन। देखो बच्चों, यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। विंड का स्पीड पता करना और विंड का डायरेक्शन पता करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। विंड का डायरेक्शन क्या है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट से साउथ की तरफ है। द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम उसका डायरेक्शन पता करते हैं कि विंड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है बच्चों। और स्पीड, भाई स्पीड पता करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। इस पैराग्राफ में हम आगे चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द विंड कैन बी गेज्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन। दिस इज द फिगर ऑफ विंड वेन, यू ऑल कैन सी हियर। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेदर वेन। इसको हम वेदर वेन भी बोल देते हैं। किसको? विंड वेन को। प्लीज रिमेंबर इट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। और ओके, wind vane is also known as weather vane. Okay, now every wind vane has the two parts. सभी wind vane के दो दो parts होते हैं। कौन कौन से? the spee and the rear, मतलब एक आगे वाला और एक पीछे वाला, ठीक है ना। a very common shape for a wind vane is the shape of an arrow। मतलब wind vane, आप ये बताना चाहते हो कि भाई हमारे पास विंड वेन है, हमने अपने घर के ऊपर एक विंड वेन लगवा लिया है ताकि हमें मालूम चल सके कि हवाएं कहाँ से कहाँ चल रही हैं। या फिर जहाँ कहीं भी ये विंड वेन ऑलरेडी लगा हुआ है, वहाँ पर आपको देख करके समझ में कैसे आएगा कि ये विंड वेन है? ऊपर हमने एक कॉक लगाया हुआ है, ठीक है ना। उस कॉक से समझ में आ जाएगा कि दिस इज द विंड वेन। A very common shape for the wind vane is the shape of an arrow। देखो, जब कभी भी आप ये एरो लगाते हो, सॉरी बच्चों, ये कॉक नहीं, एरो, मैं एरो की बात कर रहा था। जब कभी भी आप विंड वेन के ऊपर ये एरो लगा देते हो, तो इस एरो के लगाने का मतलब होता है कि आपने ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको फिक्स किया है यहाँ पर। दैट वॉज द विंड वेन, ठीक है ना। द टिप ऑफ द एरो, जस्ट अ मिनट। A very common shape for a wind vane is the shape of an arrow। The tip of the arrow is the front। Arrow का जो tip होगा वो उसको मैं क्या बोलूँगा? Front। And the tail of the arrow is the rear। Okay? मतलब जो पीछे वाला होगा that will be the rear, और जो आगे वाला होगा वो होगा front। Okay? Now this is then mounted on a vertical column। Vertical column पे हम इसको माउंट कर देंगे। then that is free to move when the wind blows। मतलब अल्टीमेटली में बच्चों हम ये चाहते हैं कि जब कभी भी हवाएं चलेंगी, जब कभी भी
एयर विंड में कन्वर्ट होगा, तो एयर शुड नॉट गेट डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ द विंड वेन। तो विंड वेन में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, विंड वेन की वजह से ब्लोइंग पैटर्न्स में कोई डिफरेंसेस ना आ जाएं। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर एक एरो का यूज़ करते हैं, क्योंकि एरो में तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, नाउ सी दिस इज देन माउंटेड ऑन द वर्टिकल कॉलम दैट इज फ्री टू मूव व्हेन द विंड ब्लोज। द फ्रंट पार्ट हैज़ ए स्मॉलर सरफेस एरिया देन द रियर। जो फ्रंट पार्ट होगा हैज़ ए स्मॉलर सरफेस एरिया देन द रियर। तो फ्रंट पोर्शन का जो सरफेस एरिया होगा वो स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द रियर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पीछे वाला जो आप देख रहे हो, यहाँ पर दिस इज द फिगर ऑफ विंड वेन। ठीक है, अब इस विंड वेन में हमने यहाँ पे डायरेक्शन लगा के रखे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इट इज़ फिक्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ इज फिक्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एवर, दैट्स वाई दीज डायरेक्शंस विल बी फिक्स। ओके, अब जब हवाएं चलना शुरू करती हैं तो इस एरो को हम देखते हैं कि ये एरो कहाँ दिखा रहा है। ठीक है ना, इसका एरो जो होगा डेट विल बी द माउथ, और जो रियर होगा उसका जो पीछे वाला पोर्शन है डेट विल बी द रियर। ठीक है ना, व्हेन विंड ब्लोज, जब विंड ब्लो करती है, इट प्रेस मोर ऑन द रियर पार्ट। जब कभी भी हवाएं चलेंगी तो ये जो रियर पार्ट है, इस रियर पार्ट पे अपना प्रेशर ज़्यादा डालेंगे एज कम्पेयर टू द फ्रंट वन। व्हेन विंड ब्लोज इट प्रेस मोर ऑन द रियर पार्ट ऑफ द विंड वेन एज इट हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो पीछे का सरफेस एरिया मैंने ज़्यादा बनाया था जानबूझ करके, ताकि जब हवाएं चलेंगी तो ये हवाओं का दबाव पीछे की तरफ ज़्यादा होगा और आगे की तरफ कम होगा, पीछे की तरफ ज़्यादा होगा और आगे की तरफ कम होगा। ठीक है ना, द एरो therefore aligning itself such that its tip point in the direction from which the wind is blowing. All of you see the wind vane. अब आप देख रहे हो बच्चों कि इस विंड वेन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को है। तो आप लोग इसको देख के क्या समझ रहे हो कि विंड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होना चाहिए? विंड का डायरेक्शन इसके जो फ्रंट पोर्शन है वहाँ से बैक की तरफ होना चाहिए। ओके, पीछे से बैक की तरफ होना चाहिए बच्चों। ओके, मतलब होता ही है, होना चाहिए नहीं, होता ही है। विंड का डायरेक्शन हमेशा फ्रंट से पीछे की तरफ होगा, पीछे से आगे की तरफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो, इसको देख करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि हवा कहाँ से चल रही है। तो सिंपली आपको केवल एक ही काम करना है कि आपको ये देखना है कि इसका एरो कहाँ है। एरो जिस डायरेक्शन को दिखा रहा है, हवाएं उसी डायरेक्शन से आ रही हैं। ओके बच्चों, नाउ सी डायरेक्शंस नेमली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट विल बी मार्क्ड ऑन द विंड वेन। सही बात है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब कुछ हमने मार्क कर दिया है वहाँ पे। ओके, अनदर कॉमन शेप यूज्ड इन अ विंड वेन इज दैट ऑफ द रोस्टर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर रोस्टर, कई बार क्या होता है कि हम रोस्टर लगा देते हैं, तो रोस्टर लगाने के साथ ही जो सामने वाला पर्सन है वो समझ जाता है कि दिस पर्सन हैज़ एस्टैब्लिश्ड हियर अ विंड वेन। ठीक है ना, ये पता लगाने के लिए कि विंड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना, डायरेक्शंस नेमली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड द वेस्ट विल बी मार्क्ड ऑन द विंड वेन। विंड वेन के ऊपर हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अनदर कॉमन शेप यूज्ड इन द विंड वेन इज दैट ऑफ द रोस्टर। द हेड हैज़ अ स्मॉलर सरफेस एरिया। द हेड हैज़ अ स्मॉलर सरफेस एरिया। हेड का हाँ, इसका जो हेड होगा, इसका जो हेड, अगर आप रोस्टर की बात कर रहे हो तो रोस्टर का हेड जिस तरफ को फेस करेगा, हवाएं वहीं से चल रही हैं। ठीक है ना, अनदर कॉमन एग्जांपल्स दैट यूज इन द विंड दैट ऑफ द रोस्टर, द हेड ऑफ द स्मॉल सरफेस एरिया दैट द टेल एंड points in the direction from which the wind blows. ठीक है ना, ओके बच्चों, now see here, for an accurate reading the wind vane should be located well above the ground. मतलब यहाँ पर विंड वेन
का जो डायरेक्शन है वो आपको अच्छे से मालूम चले, इसके लिए विंड वेन को आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे हवाएं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आती हों, ठीक है ना। फॉर एन एक्यूरेट रीडिंग द विंड वेन शुड बी लोकेटेड वेल अबव द ग्राउंड बियॉन्ड ट्रीज एंड अदर बिल्डिंग्स विच कैन इंटरफेयर विथ विंड डायरेक्शन। ओके बच्चों, now all of you please turn over the page. Now all of you see, the speed of wind is usually measured with an instrument called the anemometer. देखो बच्चों, जब कभी भी आपको विंड की स्पीड मेजर करनी है तो द स्पीड ऑफ द विंड विल बी मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड एनेमोमीटर। ओके, इन अ टाइप ऑफ एनेमोमीटर की अगर आप बात करते हो कॉल्ड कप एनेमोमीटर की अगर आप बात करोगे तो उसका एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कप एनेमोमीटर। ओके, देयर आर 3 or 4 कप माउंटेड सिमेट्रिकली एट राइट एंगल्स टू द वर्टिकल एक्सिस। आई वॉन्ट टू शो यू द डायग्राम, ऑल ऑफ यू प्लीज कम ऑन द बैक पेजेस। अभी जो पेज हमने फिनिश किया आप वहाँ पर आ जाइए। ऑल ऑफ यू सी द फिगर नंबर 14.4 फिगर को निकालिए आप सभी लोग। देखिए वहाँ पर एक कप एनेमोमीटर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस स्टेबल सोर्स के साथ हमने इसको अटैच कर दिया है और यहाँ पर हमने बेरिंग लगा दी है और बेरिंग के साथ हमने 3 कप जोड़ दिए हैं। कई बार 3 होते हैं, कई बार 4 होते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया है डेट वॉज द 4, ठीक है, कि चारों कपों को हमने राइट एंगल में लगा दिया, ठीक है बच्चों। Now see here, there are the 3 or the 4 cups mounted symmetrically at right angles to the vertical axis. Okay, the force exerted by the wind is greater on the inside surface of the cup than on the outside. अब देखो यहाँ पर कप एनेमोमीटर में जो मैंने कप फिट किए हैं, कप फिट करने की वजह से जो हवाएं होंगी वो कप में आके रुक जाएंगी, लेकिन कप के बाहर की जो हवाएं हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। ये कुछ वैसे ही कंडीशन है जैसा हम लोगों ने अभी हट्स के बारे में पढ़ा था कि जितने भी झोपड़ियाँ होती हैं या फिर जो कच्चे मकान होते हैं जिनकी छत लिंटर्ड नहीं होती, सीमेंटेड नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं में उड़ जाती है। तो बच्चों दिस इज़ द रीज़न कि जब कभी भी हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो ये जो कप एनेमोमीटर है वो बहुत स्पीड से घूमता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं इस कप एनेमोमीटर को अपने साथ घुमाएं, इसके लिए हम यहाँ पर कप फिट करते हैं। ओके बच्चों, तो नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज से हियर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड इज़ ग्रेटर ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द कप देन ऑन द आउटसाइड। आउटसाइड के मुकाबले में अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि कप के बाहर की जो हवाएं हैं वो मूव कर रही हैं और कप के अंदर की हवा मूव नहीं कर रही। तो जहाँ पे हवाएं मूव नहीं करती वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और जहाँ पे हवाएं मूव करती हैं वहाँ का प्रेशर कम होता है। अगर एयर मूव कर रही है तो प्रेशर कम होगा और एयर स्टेबल है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से देखो क्या होता है यहाँ पर, ड्यू टू दिस द कप रोटेट। इसकी वजह से क्या होगा कि जो कप होगा वो रोटेट करेगा। देखो बच्चों यहाँ पर ये देखो ये डायग्राम दिया है यहाँ पर, ठीक है, जिसको अभी देखा था हम लोगों ने पीछे। ड्यू टू दिस द कप रोटेट, द रेट ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। अब ये जो कप्स आप देख रहे हो ये कप्स कितनी स्पीड से घूमते हैं, ठीक है। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई वहाँ की हवाएं जो चल रही हैं, विंड की स्पीड क्या है। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो इस एनेमोमीटर को ज़्यादा स्पीड से घुमाएगी और उसकी खुद की स्पीड अगर कम होगी तो एनेमोमीटर भी स्लो हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज कप्स अल्टीमेटली में ये जो आप रॉड देख रहे हो इसका मूवमेंट होगा और इसके साथ हमने नीचे एक मीटर रखा हुआ है, वो मीटर हमें बताएगा कि विंड की स्पीड कितनी है, ओके ना। तो कप एनेमोमीटर आर मेनली यूज्ड बाय
मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस कई तरह के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। मौसम की जानकारी के लिए वो लोग विंड वेन का यूज़ करते हैं, कप एनमोमीटर का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली में इन्हें मालूम होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ताकि उन होने वाले चेंजेस के बारे में वो हमें पहले से अलर्ट कर सकें। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, तो बस आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे स्टॉर्म्स। पेज नंबर 217 पे हम शुरू करने वाले हैं हमारा स्टॉर्म्स। देखो ये हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा दैट विल हैव द स्टॉर्म्स। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।